सबको एक बार फिर हार्दिक नमन। आज के दूसरे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान का विषय रहा है पर्यावरणीय मार्क्सवाद और पर्यावरणीय समाजशास्त्र। गोपाल प्रधान जी, आपसे निवेदन है कि अपने व्याख्यान का प्रवर्तन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी। और अपनी बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि एक शब्दावली इस बीच में काफी लोकप्रिय हुई है। नए जमाने के जो आंदोलन उभरे हैं और उनका पर्यावरण के प्रति जो दृष्टिकोण है, तो उनमें एक शब्दावली बहुत ही लोकप्रिय हुई है। और ये सिर्फ आंदोलनों में शब्दावली लोकप्रिय नहीं हुई है, बल्कि एक हद तक विद्वत समुदाय में भी इस पर गहन शोध चल रहा है। और वह शब्दावली है इको सोशलिज्म। इको सोशलिज्म ये जो नई शब्दावली आई है, तो वस्तुतः ये पुराने किस्म का जो समाजवाद है उससे भिन्न किस्म की समाजवादी सोच को जाहिर करने के लिए ये नई पदावली पश्चिमी देशों में। और हम सब जानते हैं कि इस दौरान जो आंदोलन हुए पश्चिमी देशों में, और उसका कारण यह भी था कि वहां पर पर्यावरण के प्रति एक तरह की चेतना बहुत ही उन्नत स्तर की दिखाई पड़ती है। और इसके मूल हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे कि 60 के दशक के नव सामाजिक आंदोलनों में है। 60 के दशक में ऐसा था कि कम से कम तीन ऐसे आंदोलन शुरू हुए जिन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा गया। नव सामाजिक आंदोलन इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पहले का जो सामाजिक आंदोलन था या सामाजिक रूपांतरण था, तो वह 19वीं शताब्दी का सामाजिक रूपांतरण था, जब उसी के इर्द गिर्द मार्क्स ने इस बात को कहा कि लोकतंत्र केवल पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। माने जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो केवल और केवल राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने एक शब्द दिया, वह शब्द भी काफी उस जमाने में लोकप्रिय रहा। बाद के दिनों में अनेक कारणों से वो थोड़ा सा बदनाम हुआ शब्द, लेकिन उन्होंने शब्द दिया सोशल डेमोक्रेसी। तो वह जो बात उन्होंने कही उसका कारण वही था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी को केवल राजनीति की दुनिया तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे सामाजिक स्तर पर भी उसका रूपांतरण होना चाहिए। यानी जो लोकतांत्रिक सोच है वह केवल और केवल राजनीति के ऊपरी ढांचों में ही सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज में अगर कोई चीज मौजूद नहीं होगी, इसे हम जो हमारा भारत का संविधान था, तो उसका जब लोकार्पण हो रहा था, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे अंबेडकर, तो उनकी एक बात से जोड़ करके देख सकते हैं। अंबेडकर ने इस बात को कहा कि हम एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां हम संविधान में तो समानता की बात करने जा रहे हैं या समानता को लागू करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया ही इस व्याख्यान के क्रम में कि पूंजीवाद समाज में वस्तुतः जब समानता नहीं ला पाता है, तो कुछ कुछ जगहों पर समानता के लिए एक स्पेस क्रिएट करता है। तो वही संविधान में उन्होंने कहा कि संविधान में तो हम समानता की बात कर रहे होंगे, लेकिन समाज में व्यापक स्तर पर विषमता होगी। संविधान में हम एक वोट एक मूल्य की बात करेंगे, लेकिन वास्तव में समाज में ऐसा हो नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र है, उसका सामाजिक स्तर पर अगर अनुवाद न हुआ,
अगर वह सामाजिक लोकतंत्र में तब्दील न हुआ, बदला नहीं, तो राजनीतिक स्तर पर भी लोकतंत्र को टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मार्क्स का ये कहना था, और उन्हीं के नाम से ये पदावली भी लोकप्रिय हुई, जिसको मैं कह रहा था सोशल डेमोक्रेसी। कि कहने का मतलब ये कि जो डेमोक्रेसी है, जो जो लोगों की जन भागीदारी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ढांचे में व्यक्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका सामाजिक अनुवाद भी होना चाहिए। तो इस अर्थ में उस दौर को और मार्क्स के लेखन को हम लोग पढ़ेंगे। हम थोड़ी देर बाद इस विषय को फिर और थोड़ा गहराई से बताना चाहेंगे, लेकिन जब हम मार्क्स के लेखन को पढ़ेंगे तो लगातार आपको दिखाई पड़ेगा कि राजनीतिक की बजाय सामाजिक पर जोर है। वो कहते हैं कि तब सामाजिक क्रांति की प्रक्रिया शुरू होती है। और क्या है, जब वो बात करते हैं उत्पादन पद्धति की, तब भी वो कहते हैं कि अपने सामाजिक अस्तित्व के पुनरुत्पादन के क्रम में मनुष्य कुछ संबंधों में बंधता है जो उसकी इच्छा से स्वतंत्र और अपरिहार्य होते हैं, और उन्हें ही वह उत्पादन संबंध कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक जो तत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है मार्क्स के यहाँ, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हीगेल के यहाँ था, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि स्टेट और सिविल सोसाइटी, तो इसमें उनका कहना था कि स्टेट की प्रधानता नहीं है, स्टेट को सिविल सोसाइटी ने जन्म दिया है। इसलिए सिविल सोसाइटी की प्राइमेसी है, प्राथमिकता है, और स्टेट को उसके मुताबिक चलना चाहिए। स्टेट की इच्छा के हिसाब से सिविल सोसाइटी नहीं चलनी चाहिए। तो यह एक चीज जब राज्य पैदा हुआ और जब ऐसा दिखाई पड़ा कि वह राज्य एक तरह से कह लीजिए कि जो विभिन्न वर्ग हैं उनके समझौते के बतौर सामने आ रहा है, और उन वर्गों ने अपने सुविधा के लिए स्टेट को जन्म दिया, और बदले में उन्होंने अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को उसके सामने, स्टेट के सामने समर्पित कर दिया। तो यह जब चीज दिखाई पड़ रही है और स्टेट इसके बदले में एक वर्गोपरि चीज हो करके, एक क्या कहिएगा कि माने क्लास से भी ऊपर की चीज हो करके, और फिर सब कुछ को वो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। मैंने इसके बारे में बात की ही थी उपनिवेशवाद वाले क्रम में। सामाजिक नियंत्रण, समाज को नियंत्रित करने की कोशिश स्टेट करने लग रहा है। जब यह चीज दिखाई पड़ी लोगों को, तब जबकि समाज ने ही स्टेट को जन्म दिया, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को इससे विक्षोभ पैदा हुआ। तो वह जो क्रिटिसिज्म थी, यानी सोसाइटी की ओर से स्टेट की जो क्रिटिसिज्म थी, वो मार्क्स के पहले से मौजूद थी। और इसीलिए मार्क्स ने उस जमाने में जो डेमोक्रेसी की बात आई थी, तो उसके क्रम में उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे सामाजिक लोकतंत्र में भी अनुदित होना चाहिए। तो एक दौर सामाजिक आंदोलनों का वह माना जाता है। उसके बाद यह जो 60 के दशक में आंदोलन हुए, इन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा गया, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर यह राजनीतिक पार्टियों की पहलकदमी पर शुरू होने वाले आंदोलन नहीं थे। उस जमाने में, जैसा मैं कह रहा हूं, 19वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए, मताधिकार संबंधी आंदोलन, जो चार्टिस्ट आंदोलन था, तो वह भी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों की पहलकदमी पर नहीं शुरू हो रहा है, बल्कि कुछ संगठनों की ओर से शुरू हो रहा है जो राजनीति से थोड़ा अलग किस्म के हैं। बाद में उन्होंने राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वे अपने स्वरूप में राजनीतिक थे, लेकिन फिर भी स्थापित राजनीतिक पार्टियों के भीतर से उनका जन्म नहीं हो रहा था। तो उस अर्थ में वर्किंग क्लास मूवमेंट भी एक सामाजिक आंदोलन था उस दौर में। और तो खैर, तो उसकी ओर से खड़ा होकर के मार्क्स ने इस बात को कहा कि जो लोकतंत्र है उसे सामाजिक लोकतंत्र में अनुदित होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए, अन्यथा वह राजनीति की भी दुनिया में बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता है। क्योंकि वस्तुतः किसी भी परिघटना को स्थायित्व देने के लिए
केवल ऊपरी ढांचे में अगर वह चीज है तो उसे स्थायित्व तो नहीं मिलेगा, वरन एक हद तक उसका सामाजिक आधार भी मजबूत होना चाहिए। तो इस अर्थ में मान लीजिए कि उस दौर के सामाजिक आंदोलन, और इसीलिए यह जो 60 के दशक में पैदा हुए, इन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा गया, जिनके बारे में मैं कह रहा हूं कि वे भी राजनीति के भीतर से नहीं पैदा हुए थे, है ना, राजनीति के दुनिया के बाहर से पैदा हुए थे। तो इसलिए ये सामाजिक आंदोलन थे और उन सामाजिक आंदोलनों के मुकाबले नए थे, इसलिए इन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा गया। तो ये जो नव सामाजिक आंदोलन पैदा हुए थे, जिसमें मुख्य रूप से स्त्री आंदोलन, अश्वेत आंदोलन माने ब्लैक लोगों का आंदोलन, और फिर पर्यावरण संबंधी आंदोलन, तो ये 3 आंदोलन ऐसे हैं 60 के दशक के जिन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा गया। और पश्चिमी देशों में इन तीनों ही आंदोलनों का हम सब जानते हैं, नारीवाद बहुत एक मजबूत आवाज के रूप में पैदा हुआ था। उसके विभिन्न चरण हैं और उन चरणों के बारे में यहाँ बात करने की का कोई तुक नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वह विषय नहीं है हमारा। उसमें फिर इसी तरह से श्वेत आंदोलन के भीतर भी हम देखेंगे कि विभिन्न उसके चरण हैं, तो वह भी एक दूसरे तरह का मामला है। हम जहां पर बात कर रहे हैं वो है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन 60 के दशक में पश्चिमी देशों में पैदा हुआ था और इसीलिए पर्यावरणिक चेतना पश्चिमी देशों में बहुत मजबूत रही थी। और इसीलिए आज के दौर में यह जो माने नया विक्षोभ पैदा हो रहा है, नव उदारवाद के आने के बाद से जो भी आंदोलन पैदा हो रहे हैं, तो उनके भीतर से ही यह एक नए तरह की टर्मिनोलॉजी पैदा हुई जिसे हम इको सोशलिज्म कहते हैं, जिसमें एक तरह से कह लीजिए कि इको का मतलब इकोलॉजी, तो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल सोशलिज्म, इसका अर्थ जो हुआ इको सोशलिज्म का, वह यह अर्थ हुआ, माने पारिस्थितिकीय रूप से जिसे टिकाऊ बनाया जा सके ऐसा समाजवाद। इस तरह का नारा पश्चिमी देशों ने गढ़ा इस नए दौर में। हम क्यों कह रहे हैं इस नए दौर में? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब ये तीनों नव सामाजिक आंदोलन पैदा हुए थे, तो इन तीनों नव सामाजिक आंदोलनों को मार्क्सवाद से थोड़ी परेशानी थी। और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से अनेक उसके कारण थे। उसके क्या कारण थे इसके बारे में विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पर्यावरण के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि खुद सोवियत संघ के भीतर अनेक कारणों से कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण चेरनोबिल की वह भयानक दुर्घटना हुई, जो आधुनिक इतिहास में बड़ी परमाणु दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो बहरहाल कुछ न कुछ चीजें थीं जिनके कारण इन नव सामाजिक आंदोलनों को जो मार्क्सवाद का व्यवहार था और एक हद तक जिसे वे सिद्धांत का ही व्यावहारिक रूप मानते थे, तो उसके साथ एक दिक्कत थी। दोनों ही तरफ से दिक्कत थी। मतलब मार्क्सवादियों को यह लगता था कि ये जो नव सामाजिक आंदोलन है, तो ये समस्या का समाधान पूंजीवादी ढांचे के भीतर ही खोजना चाहते हैं। खुद नारीवाद के संबंध में एक हद तक नारीवाद के कुछ लोगों ने इस बात को कहा भी कि स्त्रियों का आगे बढ़ना तो क्या है कि पूंजीवाद के भीतर ही वह संभव हो पा रहा है और तब तक वो वहां पर महदूद है ना। उन्होंने खुद पूंजीवाद को पैट्रियार्की का, पितृसत्ता का एक संघनित रूप बाद में माना है। उससे पहले एक हद तक उनको ये लगा कि पूंजीवाद के भीतर एक जो आजादी है वो हासिल की जानी चाहिए। स्वाभाविक रूप से पूंजीवाद ने स्त्रियों को घरों के बाहर खींचा और ला करके सार्वजनिक दुनिया में खड़ा किया। एक हद तक उनको आर्थिक ऐसी आत्मनिर्भरता प्रदान की जिसके कारण उन्होंने एक तरह की आजादी का अनुभव किया।
तो स्वाभाविक रूप से उनको ये लगता था, उनके आंदोलनों को, कि इस व्यवस्था के भीतर भी एक हद तक समाधान पाया जा सकता है। और मार्क्सवादियों को इस बात से आपत्ति थी कि ये जो पूंजीवाद है उसके भीतर ही समाधान खोजने की चेष्टा इन आंदोलनों की ओर से हो रही है। तो यह आपत्ति मार्क्सवादियों को थी, और दूसरी तरफ उन आंदोलनों को आपत्ति मार्क्सवादियों के साथ यह थी कि ये लोग क्लास के सवाल को छोड़ करके और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। इनको और किसी तरह के उत्पीड़न का और कोई तरीका दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। एकमात्र इसी तरीके के बारे में ये सोचते रहते हैं कि क्लास एक्सप्लॉयटेशन है। तो उसके अलावा अन्य तरह की जो चीजें हैं, जिसमें यह जो मैं कह रहा हूं कि पुरुष और स्त्री, या फिर कह लीजिए कि श्वेत अश्वेत, गोरा और काला, तो इसके बीच का जो अंतर विरोध है, इसे भी मार्क्सवादी लोग आमतौर पर जो चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक जब तक ये क्लास के टर्म्स में न दिखाई पड़े। तो क्या बोलते हैं कि उन लोगों को मार्क्सवादियों से यह आपत्ति थी, और मार्क्सवादियों को उन लोगों से यह आपत्ति थी कि ये लोग पूंजीवादी व्यवस्था में ही समस्याओं के समाधान का रास्ता खोजते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करके एक वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने का इनका सपना नहीं है। इसी तरह से पर्यावरण को भी लेकर के दोनों ही तरफ से कुछ कुछ ये माने क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के प्रति संदेह या एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता, यह भाव था। और हम सब जानते हैं कि ग्रीन पार्टियों का जो गठन हुआ, तो एक हद तक क्या बोलते हैं कि वो पूंजीवादी देशों में चुनाव के जरिए सत्ता, राजनीतिक गोलबंदी, इन सब में उन्होंने सफलता पाई। और स्वाभाविक तौर पर जो वामपंथी पार्टियां थीं, तो उनके साथ बहुत सहज किस्म का संबंध इनका नहीं बनता था। तो इस तरह से एक विरोध था पहले से। और उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि सोवियत संघ जो मौजूद था, तो उस सोवियत संघ को, चूंकि वह एक राज्य था, और दुर्भाग्य से कह लीजिए कि अमेरिका के साथ उसका जो कंपटीशन शुरू हुआ, तो क्रमशः वह जिस राज्य का विलोप होना था मार्क्स के मुताबिक तो यह था ना, उनका जो विजन था वह यह कि स्टेट का विलोप हो जाएगा, ये विदर अवे कर जाएगा, है ना। तो लोगों ने देखा, और उसकी एक वजह यह भी थी कि जो बड़े पैमाने पर घिराव था, पूंजीवाद द्वारा जो घिराव किया गया था सोवियत संघ का, तो उसके कारण वह क्रमशः एक मजबूत होते हुए स्टेट में बदलता जा रहा था। और दूसरी तरफ यह भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं शुरू हुई थीं जिनके बारे में जिनका अंतिम, जैसा मैं कह रहा हूं कि एक चरम रूप दिखाई पड़ा आपको चेरनोबिल की परमाणु दुर्घटना में। कहने का मतलब ये कि हथियारों की रेस जो शुरू हुई उनकी अमेरिका के साथ, उसने भी एक हद तक ऐसा भाव बनाया पूरी दुनिया में, जिससे यह जो नव सामाजिक आंदोलन थे, और विशेष रूप से पर्यावरण का आंदोलन था, तो उसको बहुत ही क्या कहिए डिस्कम्फर्ट फील होता था इस समाजवादी रूस देश की जो गतिविधियां थी उनसे। तो यह एक वातावरण था, और इसलिए उस दौर में एक शत्रुतापूर्ण किस्म का, आभासी रूप से ऊपर से देखने में शत्रुतापूर्ण किस्म का रिश्ता दिखाई पड़ता था। अच्छा, यह भी फिर हुआ जिसका मैंने पिछले व्याख्यान में जिक्र ही किया कि जो सेकंड इंटरनेशनल के नेतागण थे, तो उन लोगों ने मार्क्स की जो व्याख्या की, तो उस मार्क्स की व्याख्या में क्या था कि तकनीक और उत्पादक शक्तियों की प्रगति, यह जो है वही एक चीज है
जो समाजवाद की ओर ले जाएगी। यह जो व्याख्या है इस पर जोर रहा, और इस पर जोर जो रहा तो इसके विरोध में इस हमारे मार्क्सवाद का कह लीजिए कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ये जो पहलू है, ये विशेष रूप से जिस तरह से उभारा गया, और इसके उभारने का जो नुकसान हुआ वही मैंने आपसे पिछले व्याख्यान में भी जिक्र किया कि वह नुकसान ये था कि अचानक लोगों को यह लगने लगा कि मार्क्स के चिंतन में तो मनुष्य की स्वतंत्र पहलकदमी की तो कोई जगह ही नहीं है। बल्कि वो ऐसा है कि जैसे कि ये तकनीक और उत्पादक शक्तियों का विकास है, और उत्पादक शक्तियों के विकास को आप उसी तरह से माने उसी अर्थ में आप देखने की कोशिश करिए कि औद्योगिक बढ़ोतरी के साथ प्रकृति पर काबू करना। प्रकृति क्या है? प्रकृति एक पागल चीज है। उसमें कोई नियम नहीं चलते हैं, है ना, वो नियमों से परे है। तो क्रमशः उसको काबू में करते रहना है। ये एक तरह से कह लीजिए कि इस रूप में व्याख्या मार्क्सवाद की सामने आई। तो इससे पश्चिम के मार्क्सवादियों में एक तरह की प्रतिक्रिया पैदा हुई, और उस प्रतिक्रिया में हुआ यह कि आप सब जानते हैं कि एक पुस्तक, और वह पुस्तक तो मार्क्स ने कभी बनाई नहीं थी, दरअसल तो वो उनके नोट्स थे। यानी जब वो जर्मनी से भाग करके गए फ्रांस विवाह के बाद, तो विवाह के बाद जब वो फ्रांस गए, यानी जब वो राइनिशे जाइटुंग बंद कर दिया गया, तो वो भाग करके जब फ्रांस गए पत्नी के साथ, तो उन्होंने वहां पर, और वहीं पर बहुत सारे लोगों का यह भी मत है कि मार्क्स तो दर्शन के विद्यार्थी रहे थे, तो उनको अर्थशास्त्र की ओर ले जाने में बड़ा योगदान एंगेल्स का है। तो वहीं पर एंगेल्स के लेखन से परिचय हुआ मार्क्स का, और इसके कारण मार्क्स की एक दूसरी दिशा बन गई उनके चिंतन की, है ना, और जो जीवन भर उनके चिंतन में एक प्रधानता उसको प्राप्त रही। तो उस दौर में उन्होंने जो नोट्स लिखे, और मार्क्स के लेखन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत लोगों का कहना है कि आज के समय में बहुत सारे लोग विखंडन की बात करते हैं, डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लेकिन उस पद्धति का सचमुच पहला इस्तेमाल मार्क्स ने शुरू किया था। यानी वह जो अपने पहले के जितने चिंतक थे, तो उनके चिंतन पर गंभीर अध्ययन करके और फिर उसकी कमियों को उजागर करते हुए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो पद्धति थी द्वंद्ववाद, यानी जिसको डायलेक्टिक्स हम कहते हैं, वह और कुछ नहीं है, वह उसके मूल जो हैं बेसिकली लॉजिक में है ना। तो क्या था कि अगर हम अपने प्रतिपक्षी की समूची तर्क प्रणाली में अंतर्विरोध दिखा देते हैं, तो एक हद तक जो है वो तो हम उसका दावा कमजोर कर देंगे, हैं? तो ये था कि जो भी सिस्टम है, जो तर्क की पूरी पद्धति है, उसमें अंतर्विरोध दिखा देना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। तो इस तरह से कह लीजिए कि मार्क्स ने जो पुराने चिंतक थे, उनके चिंतन में जो अंतर्विरोध है वो उन्होंने गहनता पूर्वक अध्ययन करके दिखाए। और उस क्रम में उन्होंने जो नोट्स लिए थे, उन पर जो गंभीरता से उन्होंने अध्ययन किया, और यह एक मानी हुई बात है कि उनके अपने जीवन काल में उनका लिखा हुआ बहुत कम प्रकाशित हुआ था, और उसका कारण यह था, आप सब जानते हैं, उस प्रसंग को दोहराने से कोई फायदा नहीं है, कि उन्हें कभी भी स्थिर होकर के काम करने का अवसर ही नहीं मिल सका। एक देश से दूसरे देश ये तमाम क्या बोलते हैं कि जासूस और तमाम तरह की सत्ताएं उनके पीछे पड़ी हुई थी,
तो एक देश से दूसरे देश भागते फिरना है, और जीवन भर, माने जर्मनी के वो कभी नागरिक नहीं रहे, इंग्लैंड के भी कभी नागरिक नहीं बने, और आप लोग यह भी जानते हैं कि हाल के दिनों में जो दक्षिणपंथी शक्तियां, अंध राष्ट्रवादी शक्तियां पूरी दुनिया में पैदा हुई हैं, उसमें इंग्लैंड में भी जो इस तरह की अंध राष्ट्रवादी शक्तियां पैदा हुई, तो उन्होंने पिछले दिनों, मार्क्स की जब 200वीं सालगिरह थी, तो उसी समय हाई गेट में जो उनकी समाधि है, वहां पर उन्होंने तोड़ फोड़ की थी। और वह तोड़ फोड़ इस तरह से उन्होंने की थी कि अगर उसको ठीक भी कर दिया जाए तो भी वह जो पत्थर लगा हुआ है, तो उस पर उस तोड़ फोड़ के निशान बने रहते हैं। उनका मुख्य आरोप क्या था? उनका मुख्य आरोप यही था कि यह आदमी तो कभी इंग्लैंड का नागरिक हुआ ही नहीं, तब उसकी इतनी पूजा क्यों हो रही है, तब उसकी यह प्रतिमा यहाँ पर क्यों स्थापित है। तो यह एक अंध राष्ट्रवादी काम है, जो आज के दौर में फिर से पैदा हुआ है, और उस जमाने में भी राष्ट्रवाद सामने आ रहा था। हालांकि यूरोप में जितनी उथल पुथल थी, तो उस जमाने में उतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी पैदाइश हो रही थी, क्योंकि युद्ध वगैरह देशों के बीच में आपस में शुरू हो गए थे। तो उसके कारण मार्क्स को कहीं का भी वे नागरिक नहीं थे, एक कहीं भी स्थिर ढंग से उन्हें काम करने का अवसर नहीं मिला, कोई स्थायी नौकरी नहीं थी उनके पास। और दोस्तों, आप सब इस बात को जानते होंगे कि उनकी संतानें दूध के अभाव में मर गई। किस पिता को यह स्वीकार होगा कि उसकी संतानें उसकी आंख के सामने मर जाएं? ऐसी जीवन स्थितियों में, ऐसी भीषण जीवन स्थितियों में यह सारा काम किया उन्होंने। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसी जीवन स्थितियों में जो लेखन उन्होंने किया, तो उसके प्रकाशन का, और प्रकाशन के भी दुनिया का जो तंत्र है उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। प्रकाशन खुद में एक पूंजीवादी व्यवसाय है, और इसलिए उस प्रकाशन का भी एक अपने तरह का तंत्र होता है, पाठकों की भी एक दुनिया होती है जो अपने तरह से बनती है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह के विद्रोही उनके विचार थे, तो उस जमाने में उनका लिखा हुआ पूरी तरह से प्रकाशित हो, यह संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने जीवन में जितना लिखा, उसका बहुत छोटा हिस्सा ही उनके जीते जी प्रकाशित हो सका था। तो ऐसी स्थितियों में ये जो नोट्स उन्होंने लिए थे ना, नोटबुकें, इनका भी भारी महत्व है। और एक जमाने में जब मार्क्स का सब कुछ छापने की कोशिश हो रही थी, तो अचानक यह जो पेरिस में उन्होंने नोट्स लेने शुरू किए थे, और तभी उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि गंभीरता पूर्वक अपने जीवन भर चलने वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो उस क्रम में जो उन्होंने नोट्स लिए थे, यानी आप समझिए कि जो हेगेलीय प्रभाव था उनके चिंतन पर, और हेगेलीय प्रभाव जब मैं कह रहा हूं तो उसे अनेक तरह से समझा जा सकता है। जैसे मैंने उसका लक्षण आपको बताया, विचारों की प्रधानता, कि विचार ही यथार्थ का निर्माण करते हैं। यह जो पूरी की पूरी धारा थी, तो इससे मुक्ति पाने की वो कोशिश कर रहे थे, और इस मुक्ति पाने के क्रम में वो जो पूंजीवाद को बदलने की ताकत थी, जो सामाजिक ताकत थी, तो उसकी सेवा के लिए अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने समर्पित कर दिया था। तो इस कार्यभार की शुरुआत उसी समय हुई थी, पेरिस में ही, उस बौद्धिक कार्यभार की शुरुआत है। तो उसमें उन्होंने जो नोट्स लिए थे, बाद के दिनों में वो नोट्स छापे गए। वो छापने के लिए थे नहीं, वो अपने विचारों की स्पष्टता के लिए थे, और उन नोट्स के आधार पर 2 पुस्तकें बाद में छापी गईं, जिन्हें पुस्तक के रूप में मार्क्स ने लिखा ही नहीं था। वो लिखा ही उन्होंने है, जर्मन आइडियोलॉजी जिसको छापा गया, तो उसमें उन्होंने लिखा ही है
कि इस चीज को हमने अपनी स्पष्टता के लिए तैयार किया था और फिर इसे चूहों की आलोचना के लिए हमने छोड़ दिया। हेलो, आवाज ठीक है सर, आवाज ठीक है। किसी की नहीं नहीं, आवाज आ किसी ने रही थी। अनम्यूट कर दिया था बीच में और मुझे लग रहा है कि कोई बीच में बोल रहा था, तो बहरहाल तो उससे मुझे लगा कि ऐसा, तो जी बहरहाल सर। तो मैं ये कह रहा था कि वह जो समय है, तो जब वो पेरिस में जो उन्होंने पांडुलिपियां लिखी थी, तो उसमें से एक हिस्सा जो छपा, जो मैंने कहा जर्मन आइडियोलॉजी के नाम से छपा है, उसमें उन्होंने कहा ही कि इसे हमने प्रकाशित करने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि अपनी स्पष्टता के लिए लिखा है, और लिख करके इसे हमने चूहों की आलोचना के लिए छोड़ दिया था ना, मनुष्यों की आलोचना के लिए नहीं, कि कहने का मतलब कि वे कुतर डालें। और इसी क्रम में यही यही बात मैं कहना चाह रहा था जब सवाल आ रहे थे, तो उस समय भी, कि देखिए सवाल ऐसे नहीं होते हैं जो मान लीजिए कि क्या है कि मैंने कोई बात कही, आपने सवाल पूछा और तत्काल उसका उत्तर मिल गया ना। जो बड़े सवाल होते हैं उनके समाधान के लिए जीवन भर खोज चलती रहती है, और उसमें यही होता है कि हम दोनों ही अपने अपने सवालों के साथ रहें। न माने आपको मेरी बात से पूरी तरह से संतुष्टि हो जाएगी, न मुझे ही ऐसा लगेगा कि आपको मैंने संतुष्ट कर दिया, बल्कि उन सवालों को बने रहने देना चाहिए, ताकि वह अब धीरे धीरे जज्ब हो करके किसी भी चीज को समृद्ध कर सकें। तो इस तरह से मार्क्स ने अपने आप की स्पष्टता के लिए जो नोटबुक्स बनाई, है ना, तो कहा उन्होंने कि इसे हमने चूहों की आलोचना के लिए छोड़ दिया था। तो एक तो वह पुस्तक प्रकाशित हुई जर्मन विचारधारा नाम से, जो हेगेलीय उन पर प्रभाव था, उससे मुक्ति के क्रम में, तो उससे मुक्ति के क्रम में उन्होंने उसको लिखा था। तो बहरहाल तो मैं कह रहा था कि एक वह पुस्तक तैयार हुई, दूसरी जो पुस्तक तैयार हुई उस समय जो उन्होंने किया था उसके आधार पर, तो उस पुस्तक का नाम पड़ा 1848 की दार्शनिक और माने दार्शनिक और आर्थिक पांडुलिपियां। तो बहरहाल तो उन्होंने इस नाम से तो कभी लिखा नहीं था, वे पांडुलिपि भी नहीं थे, वो नोट्स थे। तो वो नोट्स थे जो उन्होंने अपने जीवन भर का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उस क्रम में उन्होंने वो नोट्स बनाए थे। तो वह नोट्स जब दिखाई पड़े विद्वानों को, तो उन्होंने उसके आधार पर, और जैसा कि मैं कह रहा था कि द्वितीय इंटरनेशनल ने मार्क्स की जो छवि बनाई थी, यानी विज्ञानवादी, तकनीकवादी, प्रोडक्टिविस्ट, कि केवल और केवल प्रोडक्टिव फोर्सेज के विकास से ही समाजवाद आ जाएगा, ऐसा चिंतन उनका था। यह जो छवि बनाई गई थी, तो इसके उत्तर में यह जो आया, पेरिस के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखाई पड़ी, तो उसका एक हिस्सा उन लोगों ने 1848 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स नाम से छपवाई, जो कि फिर मैं कह रहा हूं कि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं थी इस अर्थ में कि उनके आधार पर कोई पुस्तक नहीं तैयार होनी थी, एक जीवन भर चलने वाले प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, है ना। और वह प्रोजेक्ट यही था कि कैसे हेगेली, जिसको उन्होंने कहा भी, है ना, कि क्या बोलते हैं, आलोचना के हथियारों की जगह हथियारों की आलोचना का समय आ गया है। कहने का मतलब यह कि केवल और केवल आलोचना के हथियारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यावहारिक संघर्ष के सेवा में अपने बौद्धिक उपक्रम को भी समर्पित करना होगा। तो यह जो कार्यभार उन्होंने शुरू किया था, इस क्रम में उन्होंने वो नोट्स लिए थे। बहरहाल वो नोट्स जब सामने आए, छपे, लोगों ने छपवाए, तो उसके आधार पर
एक पश्चिमी विचारकों का बड़ा समूह खड़ा हो गया जिसने कहा कि यह मार्क्स मानवीय मार्क्स है। इसमें ह्यूमन ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा है ना। बाद के मार्क्स में और इसका विभाजन भी किया गया यंग मार्क्स और मेच्योर मार्क्स नाम से। मैं ये सब कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि खुद मार्क्सवाद भी कोई एक स्थिर चीज नहीं है। वह इतिहास क्रम में तरह तरह के इंटरप्रिटेशंस के जरिए उसमें तरह तरह के परिवर्तन आते रहे हैं। और इस इतिहास को इसलिए भी आपको जानना जरूरी है ताकि इस बात को आप समझ सकें कि वर्तमान दौर में इको सोशलिज्म क्यों सामने आया। इतिहास की वह कौन सी गति है जिसने इस दौर में मार्क्सवाद को एक खास तरह का रूप प्रदान किया है। तो क्या था कि पश्चिमी विचारकों ने, जैसा मैं कह रहा था, कि उन्होंने कहा कि बजाय यंत्रवादी, बजाय तकनीकवादी, बजाय उत्पादनवादी मार्क्स के, इन लोगों ने कहा कि ये हैं जो मानवीय मार्क्स हैं। एक मानवीय मार्क्स हैं जिनको पश्चिमी देशों ने बहुत गहराई से उठाना शुरू कर दिया था विद्वानों ने। तो स्वाभाविक तौर पर कह लीजिए कि दो तरह की छवियां मौजूद थीं मार्क्स के सिलसिले में। एक छवि मौजूद थी जो कि एक सोवियत संघ, जिसको वो लोग कहते थे, हालांकि वह सत्य नहीं था क्योंकि दूसरे इंटरनेशनल से विद्रोह करके ही सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, लेकिन एक हद तक लोग मानते थे कि वहां पर मार्क्स की जो छवि बनाई गई थी और सोवियत संघ में जो लागू हुआ है वह एक ही तरह की चीज है। और उसमें स्वाभाविक तौर पर एक पिछड़ा हुआ मुल्क था रूस, और इसलिए एक बात थी भी, लेनिन का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस सोवियत पावर इज सोशलिज्म। बिजली उसी समय आई थी और बिजली का जो लाभ था समाज के लिए वो एक तरह से प्रकट होना शुरू हो रहा था। पूंजीवादी देशों में वो देख रहे थे कि इतने बड़े पैमाने पर इससे लाभ हुआ है। तो उसी के क्रम में उन्होंने कहा कि बिजली और सोवियत सत्ता का मतलब पीपुल्स पावर, है ना। पीपुल्स पावर के वो फॉर्म थे सोवियतें, है ना, जो स्थानीय तौर पर क्रांति के क्रम में स्वतः निर्मित हो गई थी। इसलिए ही जो क्रांति हुई तो उसका नारा यह नहीं था कि पावर टू द कम्युनिस्ट पार्टी, उसका नारा था पावर टू द सोवियट्स। ये सोवियतें जनता की ओर से सेना में ये थी, सेना के सैनिक जो विक्षुब्ध हो गए थे युद्ध के कारण, तो उनमें स्वतः स्फूर्त रूप से ये सोवियतें गठित हो गई थी। गांवों में ये सोवियतें स्वतः स्फूर्त रूप से गठित हो गई थी। नगरों में, कारखानों में ये सोवियतें स्वतः स्फूर्त रूप से गठित हो गई थी। उनको सत्ता सौंपी जाए बजाय इसके कि वह जार के हाथ में हो या उस समय तक अस्थायी सरकार थी तो उसके हाथ में हो, उसकी बजाय सोवियतों को सत्ता सौंपी जाए, यह रूसी समाजवाद का नारा था। तो उसको लेकिन पश्चिमी इन विचारकों ने इस रूप में परिभाषित किया कि जो ये उद्योग पर अतिरिक्त जोर देने का सवाल है, सोवियत रूस के पिछड़े हुए देश को जिस तरह से आगे बढ़ाने के लिए लेनिन ने शुरुआती दौर में जो कदम उठाए, और लेनिन से भी ज्यादा स्टालिन ने जिस तरह से उसे क्या बोलते हैं कि जो हिटलरी फांसीवाद था, तो उससे लड़ने के लिए जितने बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण किया, तो उससे उन लोगों ने कहा कि वस्तुतः यह इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्ट में हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, इसी की नकल है उस सोवियत देश में जो की जा रही है। और ये वही है जो मार्क्स का सिद्धांत था। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि वह था कि नहीं यह दूसरी बात है, लेकिन उस समय तक यही समझा जाता था कि मार्क्स का सिद्धांत है उत्पादक शक्तियों का अनंत विकास और तकनीक का, विज्ञान का अनंत विकास, यही समाजवाद की ओर ले जाएगा। तो इस रूप में उसको समझा जाता था। तो उसके विरोध में यह एक मानवीय मार्क्स ये पश्चिमी विचारकों ने खड़ा किया।
और इसीलिए उस दौर का जो पर्यावरणिक आंदोलन है उसका विरोध भी था मार्क्सवाद से। इसी कारण से, इसी तर्क पर उनका विरोध था कि मार्क्सवाद और कुछ नहीं है, ये जो औद्योगिक क्रांति हुई है इसी को वो समाजवादी सत्ता के साथ लागू कर रहे हैं। और औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति को ऐसा मानते हैं पर्यावरणवादी, और अब धीरे धीरे मार्क्सवादी लोगों में भी एक हद तक इस पर सहमति बन गई है कि यह जो पर्यावरण का विनाश है ना, उसके मूल में औद्योगिक क्रांति है। ऐसे माने वर्तमान जो पर्यावरणवादी हैं तो उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया है कि पर्यावरण के विनाश के पीछे पूंजीवाद मुख्य चीज है। तो जो लोग पूंजीवाद को इस अपराध से, इस पाप से मुक्त करना चाहते हैं, उन लोगों ने यह तर्क दिया कि पूंजीवाद के आने के साथ ही पर्यावरण के बिगड़ने की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों का यह तर्क है कि जब से कृषि शुरू हुई तब से ही पर्यावरण का विनाश शुरू हुआ है। क्योंकि कृषि ने एक तरह से, और आप लोग जानते होंगे कि ओजोन परत में छेद होने और क्या बोलते हैं कि वो जो गैसें पैदा होने का है, तो उसको चावल की खेती के साथ जोड़ करके देखा जाता है कि जो पानी लगा रहता है चावल के खेतों में, तो उससे उस गैस का सृजन होता है जिससे ओजोन परत में छेद होती है। तो उन्होंने कहा कि दरअसल कृषि है जिससे जो पर्यावरण है उसको सबसे पहला बड़े पैमाने पर बदलाव उसमें आया था। इसलिए पूंजीवाद से ही पर्यावरण के विनाश की शुरुआत को मानना उचित नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा। पूंजीवाद को इस अपराध से मुक्त करने के लिए कि वह पर्यावरण का विनाश करता है, जैसा कि वर्तमान पर्यावरणवादियों का दावा है। उनका दावा यह इसलिए है क्योंकि उनका कहना यह है कि उससे पहले जो चीजें भी पैदा होती थीं, उदाहरण के लिए मान लीजिए खेती, तो खेती से क्या हो रहा है? खेती से अन्न पैदा हो रहा है। अन्न पैदा हो रहा है तो अगर वह वेस्ट है, उदाहरण के लिए मान लीजिए फसल ही है, तो फसल भी अगर वेस्ट है तो वह वेस्ट ऐसा वेस्ट है जिसको प्रकृति अपने आप डिकम्पोज करके और अपना जो पुराना संतुलन है उसको वापस पा लेती है। ऐसा नहीं होता है कि स्थायी तौर पर यह वेस्ट बना रह जाए। लेकिन औद्योगिक पूंजीवाद के सामने आने के बाद ऐसा वेस्ट पैदा होने लगा जिसे समाप्त करके प्रकृति अपना पुराना संतुलन हासिल नहीं कर पाती है। अब जैसे जिसका मैंने जिक्र किया परमाणु दुर्घटना, आप ध्यान दीजिएगा, यह जो परमाणु रिसाव होता है, परमाणु संयंत्रों में जो रिसाव होता है, तो कोई नहीं जानता कि इसके कौन कौन से असर पड़ेंगे मानवता पर। आज तक जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था उसके असरात दिखाई पड़ते रहते हैं। तो और कारण ये है कि 100-200 साल तक ये विकिरण होता रहता है ना, ये समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए और जब इस बात का मैं जिक्र कर रहा था परमाणु ऊर्जा का, तो यह ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ यह परमाणु बम गिरा करके अमेरिका ने इस बात को घोषित कर दिया कि अब कैसे युग में दुनिया प्रवेश करने जा रही है। तो यह जो औद्योगिक क्रांति है उसने बड़े पैमाने पर ऐसी चीजों का निर्माण किया। और आप सब जानते हैं निर्माण के क्षेत्र में कंक्रीट को भी एक ऐसी ही चीज माना जाता है जिसके मिट्टी बनने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, और इसका अभी तक ठोस कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि कितने दिनों बाद वह फिर से मिट्टी बनेगा। इसलिए बहुत जगहों पर ऐसा होता है
कि आप कह लीजिए कि क्या कोई संयंत्र लगा और संयंत्र वापस भी हो गया, तो वो जमीनें जो कि खेती की जमीनें थी, पुनः खेती के लायक बनने में उनको पता नहीं कितने 100 साल लगेंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो औद्योगिक पूंजीवाद है जो 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 आया सामने, इसने बहुत सारे ऐसे बदलावों को जन्म दिया है जिनके नतीजे, जिनके असरात, जिनके परिणाम कितने सालों तक बने रहेंगे और पुराना संतुलन हासिल करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, इसके बारे में कोई भी ठोस अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि दरअसल पूंजीवाद ही इस बात का स्रोत है। और एक कारण और है कि जिसको पहले भी हम लोगों ने पूंजी के उत्पादन की प्रक्रिया में बात की थी, और उस समय हम लोगों ने स्वाभाविक तौर पर मानव श्रम के बारे में बात की थी, और वह भी पर्यावरणवादियों का एक बिंदु है जिसके नाते वो मार्क्स की आलोचना करते हैं। वह यह कि उन्होंने मानव श्रम के बारे में तो बात की, मूल्य के पैदा होने में उन्होंने मानव श्रम के महत्व की तो बात की, लेकिन यह जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सवाल वो गोल कर गए। प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है ना, इस सवाल को मार्क्स ने उतनी मजबूती के साथ मूल्य पर विचार करते हुए नहीं उठाया था। यह उनकी एक आलोचना है। तो बहरहाल, तो मैं कह रहा था कि वह जो सारी चीजें हैं वह इस नए दौर में थोड़ी कमजोर पड़ी, और कमजोर इसलिए भी पड़ी क्योंकि खुद पूंजीवाद का यह रूप दिखाई पड़ा लोगों को, और धीरे धीरे दिखाई पड़ा। धीरे धीरे इसलिए दिखाई पड़ा क्योंकि आप सब जानते हैं कि यह जो पर्यावरणिक परिवर्तन है ना, उसका नतीजा एक दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। और दुर्भाग्य से उसके बारे में कहा भी यह जा रहा है कि जिन लोगों ने पर्यावरण को बिगाड़ने में, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में सबसे कम जिम्मेदारी निभाई है, उनको इस पर्यावरण के बिगड़ने के नतीजे सबसे अधिक भुगतने पड़ेंगे। यानी जैसे कोरोना आया तो आप सब जानते हैं, वैसे कहा गया महामारी है और सबको ही हो सकती है, लेकिन सबके माने सारे सामाजिक समूहों को एक ही तरह से इसने प्रभावित नहीं किया। पश्चिमी देशों में ब्लैक लोग ज्यादा मरे, और ब्लैक लोग जो ज्यादा मरे उसका कारण यह था कि वे ऐसे पेशों में थे, ऐसे व्यवसाय में थे जिसमें मनुष्यों के साथ उनका संपर्क लगातार रहता था। और इसीलिए यह जो महामारी थी ना, तो इसका एक क्लास कैरेक्टर भी था, पश्चिमी देशों में भी था और हमारे अपने देश में भी दिखाई पड़ा कि जिनके पास संसाधन कम है, यह वैसे ही समझा जाए कि जैसे सामान्य फ्लू एक तरह की महामारी में तब्दील हो जाता है अगर मनुष्य कुपोषित हो। तो सामान्य बुखार भी किसी के लिए मरने का कारण बन सकता है अगर वह कुपोषित हो। तो कहने का मतलब यह कि यह जो तीसरी दुनिया है जहां पर लोगों के पास संसाधन कम है, उन्हें ही इस पर्यावरण के विनाश के सबसे अधिक दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जबकि इस पर्यावरण के विनाश के लिए सबसे कम जिम्मेदारी यहीं के लोगों की है। इनका कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान पर्यावरण के विनाश में सबसे कम है। क्योंकि यह जो प्राकृतिक संसाधन है, मैंने पहले भी वही उपनिवेशवाद वाले प्रसंग में इस बात का जिक्र किया था कि सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पश्चिमी देशों के लोगों को थी, और इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक दोहन पश्चिमी देशों के ही लोगों ने किया। भारत के लोग, आप लोग जानते होंगे, पानी का इस्तेमाल तो प्रति व्यक्ति कितना कर सकता है, तो 20 लीटर 40 लीटर प्रतिदिन कर सकता है अधिकतम, या 50 लीटर। लेकिन अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
400 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। इतना अधिक संसाधनों का। दूसरी बात फ्यूल ना, जो तेल है ना, तो तेल का भी सबसे अधिक इस्तेमाल। और इसीलिए एक हद तक जो वर्तमान कैपिटलिज्म है, वर्तमान जो पूंजीवाद है, उसको फॉसिल कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि वह जीवाश्म ईंधन के बगैर, और यह जो जीवाश्म ईंधन है वो कई रूपों में मौजूद है, कोयला है, तेल है, गैस है, इन तीनों के बगैर ये पूंजीवाद चल ही नहीं सकता वर्तमान दौर में। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनके निर्माण में सैकड़ों साल लगते हैं, लेकिन और यह मान करके इनका खनन दोहन किया जाता है मानो कि यह अक्षय हो, मानो कि ये कभी समाप्त ही होने वाले न हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। इनके भी समाप्त होने की एक अवधि होती है ना। तो इसके कारण क्या है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि यह जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो जीवन शैली है, तो वह जीवन शैली सबसे अधिक जिम्मेदारी है पर्यावरण के विनाश के लिए, और उसके दुष्परिणाम सबसे ज्यादा भोगने पड़ेंगे उन लोगों को जिन्होंने सबसे कम जिम्मेदारी निभाई है इस समस्या को बुलाने में। तो ये एक दुखद पहलू है, ये एक विडंबना है पर्यावरण के। और इसीलिए एनवायरमेंटल जस्टिस की भी बात हो रही है, क्लाइमेट जस्टिस की भी बात हो रही है, कि क्लाइमेट को बिगाड़ने में जिनका सबसे ज्यादा योगदान है उन्हीं को सबसे ज्यादा भरपाई में भी अपना हिस्सा देना चाहिए, है ना। हमसे उसको वसूलने का कोई तर्क नहीं बनता है। और इसलिए भारत जैसे देशों का कि यह मांग बहुत जायज है कि पश्चिमी देशों को दरअसल इसके लिए एक धन मुहैया कराना चाहिए। तो बहरहाल ये एक प्रसंग था जिसमें पश्चिमी देशों में मैंने आपसे बताया कि पर्यावरण का विनाश एक ऐसी चीज है जो तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है, सैकड़ों सालों में उसके प्रभाव नजर आते हैं। और इसलिए ही बहुत तत्काल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस बात को गहराई से समझा कि जो जीवन शैली बना दी गई है पूंजीवाद द्वारा इन विकसित पश्चिमी देशों में, वही मूल कारण है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विनाश का। और पारिस्थितिकी का यह जो विनाश है वह अनेक स्तरों पर अनुभव किया जा रहा है। चूंकि उनके यहाँ पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ था, तो इसलिए उनको उसका बिगड़ना बहुत आसानी से दिखाई पड़ रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब दुनिया के किसी न किसी हिस्से से किसी न किसी तूफान की खबर ना आती हो। तूफान जिसमें बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है। तूफान आता है, समुद्र में कई जीवों का विनाश हो चुका है, नष्ट हो चुके हैं। समुद्र का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। उसका अम्लीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, माने उसमें एसिड बहुत तेजी से पैदा हो रहा है। और ये जो तेल के जहाज होते हैं, जब तेल के जहाज टूटते हैं तो स्वाभाविक तौर पर तेल सतह पर फैल जाता है समंदर के, और सतह पर जब तेल फैल जाता है समंदर के तो स्वाभाविक तौर पर जहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पानी के भीतर जीवों को, तो उनके लिए ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। वे बाहर निकलते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन तेल उनके गलफड़ में भर जाता है। तो कहने का मतलब कि ये एक ऐसा, और प्रकृति कहीं भी इस पूंजीवाद ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है और वैचारिक रूप से उसने प्रकृति के प्रति यह धारणा बना दी है कि प्रकृति माने गंदगी। उसी ने गंदा किया, लेकिन प्रकृति माने गंदगी। धूल धक्कड़, प्रकृति माने धूल धक्कड़, प्रकृति माने अव्यवस्था। पानी प्राकृतिक रह ही नहीं गया, उसी ने नष्ट किया पानी को। हम सब जानते हैं कि यह जो क्या बोलते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, और कहने का मतलब ये कि जो नए किस्म की जो फसलें आई, तो उन फसलों पर कीड़े मकोड़े न लगें, इनके लिए जो जहरीली चीजों का छिड़काव किया जाता है, वे चीजें अंततः
जा करके एक्विफर्स तक में चली गई हैं, माने जो पानी के धरती के नीचे बड़े बड़े भंडार हैं, उन भंडारों तक भी वह जहर पहुंच चुका है, और इसलिए भूमि से आने वाला जल भी प्रदूषित हो चुका है। तो उन्होंने ही इसे प्रदूषित किया, और फिर उन्होंने इस बात को फैलाना शुरू किया कि प्रकृति का मतलब है गंदगी। प्रकृति का मतलब, जबकि आप समझिए कोई भी चीज ऐसी नहीं रह गई है जो इस औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा उत्पादित वस्तुओं के कारण जिसमें जहर न भर गया हो। प्लास्टिक, जो समुंदर है ना, तो जहां कहीं भी समुंदरों में प्लास्टिक बुरी तरह से भर चुका है। जो ये क्या बोलते हैं, नावें माने समुद्री जहाज जो चलते हैं, इनमें जिस तरह का भोजन रहता है, वह जो वेस्ट है वो पूरी तरह से प्लास्टिक। तो वो उस प्लास्टिक का पानी की बोतलें, इतना ज्यादा हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तमाम नगरों में पानी को ले जाने वाली जो नालियां हैं वो चौक हो जाती हैं। सभी बरसातों में यह होता है, और हम सब जानते हैं पिछले दिनों, और एक और माने जो चीज हो रही है, अतिशय वृष्टि, बारिश बहुत ज्यादा भारत में हमने देखा पिछले दिनों में। केरल में, आपके ही केरल में इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई थी। उसी दौरान चेन्नई में, और चेन्नई में 2 बार इस तरह की बाढ़ आई, पूरी तरह से बाढ़ आई। क्योंकि एक तरह से कह लीजिए कि यह जो पूरी सभ्यता है जिस तरह से हमने बनाई है, तो वो लगभग अपने वर्ज पर पहुंच चुकी है, लगभग वह अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद उसको ले चलना लगभग असंभव हो गया है। तो इसी क्रम में कह लीजिए कि उन पश्चिमी देशों में ये टर्म, ये पद, ये शब्द इको सोशलिज्म लोकप्रिय हुआ। अब इस टर्म को समझने के लिए मैं एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा, वह यह कि मार्क्स ने अपनी ओर से समाजवाद का कोई भी खाका प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने यह नहीं कहा था कि समाजवाद कैसा होगा, बल्कि उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की थी, और उस आलोचना के क्रम में ही समाजवाद का एक नक्शा निकलता है। तो इको सोशलिज्म का मतलब यह है, यह नहीं कि आगामी समाजवाद में कैसा स्वरूप होगा जो पर्यावरणिक रूप से बहुत बेहतरीन हो, इसका कोई नक्शा पेश करने की बात नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने यह प्रयास किया है, जैसे डेविड हार्वी। तो डेविड हार्वी ने अपनी एक किताब में इस बात को रखा है कि आगामी दिनों में यह एक प्रमुख बात दिमाग में रखनी होगी किसी भी जन पक्षधर सत्ता को, कि अगर वह कोई भी किसी भी जगह से कुछ भी उठाता है प्राकृतिक संसाधन, तो उसे इस बात पर ध्यान रखना होगा कि उसे उसके पुरानी हालत में ले जाने लायक भी इंतजाम उसे करने होंगे। क्योंकि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी भी चीज को अगर आप डिस्टर्ब करिएगा, तो फिर उसे पुरानी हालत में ले जाने के लिए अगर आप अतिरिक्त कोशिश नहीं करिएगा, तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। क्योंकि ऐसी चीजें आपने बना दी हैं जो स्थायी रूप से इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दे रही हैं। तो बहरहाल, तो कुछ लोगों ने इस बात का प्रयास किया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह कोई भविष्य का ऐसा सपना नहीं है जिसमें यह बताया जाए कि पर्यावरणिक रूप से टिकाऊ कैसा समाज बनेगा, बल्कि मुख्य बात यह है कि पूंजीवाद की जो मार्क्सी आलोचना है, तो उसके पर्यावरणिक पहलू पर ध्यान देना ना। इको सोशलिज्म का मतलब है कि पूंजीवाद की जो आलोचना है मार्क्सवादी, उसके पर्यावरणिक पहलू को अधिकाधिक उजागर करना, इसको सामने ले आना। और इसको सामने ले आने के क्रम में बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया है।
जर्मनी के भी लोग उसमें विद्वान शामिल हैं, और विशेष रूप से जो आंग्ल भाषा भाषी यानी अंग्रेजी बोलने वाले जो इलाके हैं, तो उनके विद्वान ज्यादा बड़े पैमाने पर शामिल हैं। और इन मार्क्सवादी विद्वानों के अलावा भी जो पर्यावरण के अपने कार्यकर्ता हैं, उनमें भी एक तरह से यह जो वामपंथी चेतना है उसका विकास हुआ है। तो एक तरह का नया डायलॉग पैदा हुआ है इको सोशलिज्म के इर्द गिर्द, और वह डायलॉग यह है कि पूंजीवाद दरअसल पर्यावरण के विनाश का सबसे बड़ा स्रोत है। और इसकी शुरुआत फिर उपनिवेशवाद के दौर में ही हो गई थी। हमने उपनिवेशवाद पर बात करते हुए आप लोगों से कुछ चीजों को सामने रखा था। उपनिवेशवाद की एक आलोचना यह भी है कि उसने प्राकृतिक संसाधन जिस तरह से थे उसे डिस्टर्ब किया, और उसे डिस्टर्ब किया इसलिए आप सब जानते हैं आज के दौर में कोरोना महामारी मान लीजिए कि पैदा हुई, और तब लोगों का ध्यान गया कि ये कोई महामारी होती है या पैदा हो सकती है। इससे पहले उपनिवेशवाद के दौर में आप याद करिए कि बड़े पैमाने पर भारत में, और सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में बड़े पैमाने पर बहुत सारी बीमारियां, प्लेग, हैजा, ये सब पैदा होते थे, और उनके कारण बड़े पैमाने पर मृत्यु हुआ करती थी। तो उसका कारण यही था कि ये जो तीसरी दुनिया के मुल्क थे जहां पर उपनिवेश कायम किए पश्चिमी देशों ने, उनके संसाधनों की जो स्वाभाविक, उनका जो स्वाभाविक संतुलन था उनको उन्होंने डिस्टर्ब किया। और आप जानते हैं कि यह जो मलेरिया नाम की बीमारी है, जिससे छुटकारा पाने में डीडीटी वगैरह का इस्तेमाल किया गया, एक हद तक छुटकारा मिला, लेकिन उसके बाद से वे मच्छर जब डीडीटी के प्रति भी रेजिलिएंट हो गए, तब उसके बाद और भी मारक हो गए ये मच्छर। तो बीमारियां और भी नए किस्म का रूप प्राप्त करने लगी। तो ये जो मलेरिया है इसकी शुरुआत आमतौर पर उपनिवेशवाद के साथ होती है, और खास करके उपनिवेशवाद में भी एक चीज के साथ, और वो है रेल। क्योंकि रेलों के लिए जो बनाए गए रास्ते या पुल, तो उससे हुआ यह कि पानी के निकास का एक जो स्वाभाविक व्यवस्था थी तो वो डिस्टर्ब हो गई, और वह जब डिस्टर्ब हो गई तो हम सब इस बात को जानते हैं कि मलेरिया के मच्छर बहते हुए जल में नहीं पैदा होते हैं ना, रुके हुए जल में पैदा होते हैं। तो जब जल प्रवाह का स्वाभाविक जो एक तंत्र था वह जब डिस्टर्ब हो गया, उसे जगह जगह से रोक दिया गया, तो पानी रुकने लगा। पानी यह जो रुकने लगा तो उसमें फिर मलेरिया के मच्छर पैदा होने शुरू हुए, और दूसरी तरफ कुपोषण होने के कारण यह मलेरिया जानलेवा हो गया। और आज भी कह लीजिए कि लोकप्रिय ढंग से एक सवाल पूछा जा सकता है कि मनुष्यों के अलावा कौन सा ऐसा जीव है जिसने सबसे ज्यादा मनुष्यों की जान ली है। तो इसके क्रम में बहुत सारे लोग बहुत सारे जानवरों का नाम लेते हैं, लेकिन वस्तुतः वह मच्छर है जिसने सबसे ज्यादा मानव प्रजाति के लोगों की जान ली है। और उसका कारण वही है कि यह जो पानी रुकने लगा, तो इस पानी में मच्छरों की यह प्रजाति पैदा हुई जिससे मलेरिया बड़े पैमाने पर भारत में और अन्य देशों में भी फैला, बुखार के नए नए रूप। तो ये जो उपनिवेशित देश थे, इन देशों के पर्यावरण को डिस्टर्ब करना, नष्ट करना, न सिर्फ जैसा मैंने पहले कहा था आपसे कि यहाँ के खाद्यान्न का तरीका बदलना, न सिर्फ इसके जरिए बल्कि एक तरह से वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन थे, प्राकृतिक जो संतुलन था, उसको उपनिवेशवादियों ने, उपनिवेश बनाने वाले राष्ट्रों ने अपने देश के हित के मद्देनजर उसको उन्होंने डिस्टर्ब किया, भंग किया, उसमें व्यवधान डाला, और उसके कारण बड़े पैमाने पर इन इलाकों में लोगों का
विनाश हुआ, नई नई बीमारियां पैदा हुई और महामारियां, वे महामारियां जो पहले यूरोप में हुआ करती थी, है ना, यहाँ पर आने से पहले, भारत देश में आने से पहले यूरोप में प्लेग बहुत भारी, और प्लेग ही क्यों कहें, हैजा भी बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी, खुद मार्क्स के जमाने में। और वहां तब तक नालियां, सीवर खुले हुए रहते थे, है ना, तो ऊपर ही मल का जल बहता रहता था, और उसके कारण तब तक उन लोगों को यह भी पता नहीं था कि हैजे का स्रोत पानी होता है। वो लोग समझते थे कि हैजे का स्रोत हवा होती है, और चूंकि ऊपर ही बहता रहता था वह पानी, तो दुर्गंध हवा में भरी रहती थी, तो इसलिए उनको लगता था कि इस हवा के कारण हैजा फैलता है। तो जो हैजा वहां पर फैलता था, वह अचानक जब उपनिवेशवाद आया और उपनिवेशों से प्राकृतिक संसाधनों की लूट शुरू हुई, और उसके बदौलत वहां पर जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ शहरों के नए तरह के विकास के लिए, तो अचानक वहां पर हैजा महामारी के रूप में समाप्त हो गया। तब इसके बाद हैजा और प्लेग सबसे बड़ी महामारी के रूप में इन गरीब मुल्कों में पैदा हुए थे। तो इसलिए यह जो पर्यावरण का विनाश है, इसका एक गहरा संबंध पूंजीवाद से है। यह बात लोगों ने पश्चिम में महसूस करनी शुरू कर दी, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि दरअसल ये पूंजीवाद है जो पर्यावरण को सबसे अधिक क्षति पहुंचा रहा है। इसके बतौर भी कि उसने ऐसी चीजों को जन्म दिया जिन्हें प्रकृति स्वयं अपने क्या बोलते हैं रिसाइकिल नहीं कर सकती है। ऐसी चीजें इन्होंने बनाई जिन्हें प्रकृति रिसाइकिल नहीं कर पाती है, तो इसलिए वेस्ट के रूप में वो पड़े रहते हैं और दूषित करते रहते हैं, है ना, सभी तरह के प्राकृतिक संसाधनों को। एक दूसरी बात यह कि जिसका पहले दिन से ही मैं जिक्र कर रहा हूं, युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर इन्होंने ऐसे साधन बनाए जिनसे बहुत बड़े पैमाने पर आबादी, सिर्फ मानव आबादी नहीं बल्कि मनुष्य भी ऐसा है जिसको मैंने पहले ही पिछले व्याख्यान में कहा था कि मनुष्य भी प्रकृति से अलग रह के रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं प्रकृति का अंग है ना। तो यह जो पूरा ढांचा है जो मानव जीवन का, समस्त जीव जंतुओं के साथ ही मनुष्य भी रह सकता है। तो ये जो समस्त जीव जंतु, और समस्त जीव जंतु समस्त किस्म के एक खास तरह के प्राकृतिक परिवेश में ही रह सकते हैं, है ना। इसके विभिन्न किस्म के अध्ययन किए गए हैं, और यह देखा गया है कि कैसे एक जीव पर ही दूसरा जीव निर्भर है। ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप एक जमाने में ऐसा हुआ कि क्या बोलते हैं कि मच्छर, तो मच्छर बहुत ही नुकसानदेह है, इसलिए मच्छरों को मारो। तो मच्छरों को मारो, और मच्छरों की जब आबादी कम होगी तो आप सब जानते हैं कि मेढक ही मच्छर खाते हैं। तो मेढक भूखे मरने लगेंगे, और मेढक जब भूखे मरने लगेंगे तो स्वाभाविक तौर पर सांपों को अन्न कम मिलेगा, और सांपों को अन्न माने भोजन कम मिलेगा, और सांपों को जो भोजन कम मिलेगा और सांप मरने लगेंगे, तो फिर चूहों की आबादी बढ़ जाएगी, क्योंकि चूहों को सांप खाते हैं। और चूहों की जब आबादी बढ़ने लगेगी तो स्वाभाविक तौर पर अकाल पैदा होगा, क्योंकि चूहे जब ज्यादा हो जाएंगे तो वे अनाज खाना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से कह लीजिए कि यह जो समूचा प्राणी जगत है और समूची यह जो धरती है, वह एक खास तरह के बैलेंस पर टिकी हुई है, और उसी बैलेंस में मानव जीवन भी है ना। उस बैलेंस को, उस संतुलन को नष्ट करने से मनुष्य आत्मघाती किस्म का कदम उठाएगा। उसी का मानव प्रजाति के ही, और आज भी ये जो महामारियां आ रही हैं, ये एक पूरी की पूरी पिछली एक सदी महामारियों में ही गुजरी है। माने इतिहास को देखने का, खास करके कोरोना के आने के बाद से, यह भी एक नया नजरिया पैदा हुआ कि दरअसल इसको भी देखा जाए कि स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से शुरू करते हुए
और फिर पोलियो और तमाम तरह की बीमारियों महामारियों से होते हुए आज आप कोरोना तक पहुंचे हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि जो 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 प्रकृति है, तब प्रकृति के भीतर आप विनाशकारी ढंग से हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यह जो पूंजीवाद की एक आलोचना पर्यावरणिक दृष्टि से करना, इसके मूल तो पर्यावरणवादियों को भी यह स्पष्ट हुआ कि दरअसल पूंजीवाद ही पर्यावरण के विनाश की सबसे व्यवस्थित एक परियोजना है और पूंजीवाद के भीतर पर्यावरण को बचाने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि इसने एक ऐसी उत्पादन पद्धति को जन्म दिया है जो उत्पादन पद्धति प्राकृतिक संसाधनों के अबाध दोहन पर ही आधारित है। जैसा हमने कहा कि फॉसिल कैपिटलिज्म है, ये जीवाश्म के बदौलत ही ये चल सकती है। यानी तेल, कोयला और गैस के बिना ये चल ही नहीं सकती है ये सभ्यता। एक ऐसी उत्पादन पद्धति को पूंजीवाद ने जन्म दिया है। तो प्राकृतिक संसाधनों के अबाध दोहन पर ही यह तंत्र खड़ा हो सकता है, यह जीवन पद्धति खड़ा हो सकती है। एक ऐसी व्यवस्था यह पूंजीवाद है। तो पर्यावरणवादियों ने धीरे धीरे इस बात को समझना शुरू किया और उसका धीरे धीरे समझने का कारण यही था कि पर्यावरण के नुकसान तत्काल नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसके असर भी तत्काल नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे चेतना का अंग बना पर्यावरणवादियों के कि पूंजीवाद ही दरअसल समस्या की जड़ है। और इसलिए उन्होंने वहां पर शुरू किया। और इधर जो मार्क्सवादी लोग थे उन्होंने भी इस बात को देखना शुरू किया। तो जैसा मैंने कहा कि यह जो मानववाद मार्क्सवाद के भीतर यह जो प्रतिष्ठित किया गया, उसकी वैज्ञानिकता को या तकनीक और इन सब चीजों को हटा करके, तो उसके क्रम में क्या हुआ कि जो मार्क्स और फिर एंगेल्स, तो इन दोनों के भीतर जो वैज्ञानिक सोच थी, तो उसके प्रति एक तरह का उपेक्षा भाव पैदा हुआ है। तो उसके कारण क्या हुआ कि यह जो समस्त धरती का पर्यावरण है, इसको समझने की जो मार्क्सवादी कोशिश है, तो उसके प्रति भी लोगों का ध्यान थोड़ा कम जाने लगा था। लेकिन इस नए दौर में फिर से लोगों ने इस बात को देखना शुरू किया कि कैसे मार्क्स की जो शुरुआती परियोजना थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो वो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में केवल और केवल उतना ही नहीं है जिसे एक जगह इकट्ठा करके इस रूप में छापा गया। तो लोगों ने कहा कि अन्य जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि उसी जमाने में मार्क्स ने एक चीज तय कर लिया था, और वह यह कि जिसको कहा कि ह्यूमनिज्म और नेचुरलिज्म, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं होने चाहिए, है ना। ह्यूमनाइजिंग द नेचर एंड नेचुरलाइजिंग द ह्यूमन, मनुष्य का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ना, ये एक प्रयास है जिसमें, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा, कि जिसमें मनुष्य प्रकृति के अंग के बतौर दिखाई पड़ता है और जो प्रकृति के विनाश हो जाने से खुद भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह भी प्रकृति का ही अंग है। तो इस रूप में मनुष्य को देखना, इस रूप में मनुष्य को देखना, यह कार्यभार, यह परियोजना पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में ही स्पष्ट हो जाती है, जब वह यह धारणा पैदा करते हैं। और इसके लिए लोगों ने एक पदावली का, और जिनका जिक्र मैं कभी इन्हीं लेक्चर्स में कर रहा था, इस्तेवान मेजारोस, जो कि जॉर्ज लुकाच के डिसाइपल हैं, हंगारी विद्वान हैं, हाल के दिनों में उनका निधन हुआ। तो उन्होंने एक टर्म, एक चीज मार्क्स के भीतर खोजी, उन्हें मेटाबॉलिक रिफ्ट। तो उन्होंने कहा कि पूंजीवाद क्या करता है, मेटाबॉलिक रिफ्ट पैदा कर देता है। तो मनुष्य की इस पूरे प्रकृति में जो मौजूदगी है, तो अगर समग्रता में उसे देखा जाए
तो वह एक मेटाबॉलिज्म की तरह से है। जैसे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है ना, कि कहने का मतलब कि कुछ चीजें नष्ट हो रही हैं और कुछ चीजें निरंतर नई निर्मित हो रही हैं ना। तो ये जो जैसे शरीर का हमारा एक मेटाबॉलिक बैलेंस है, निरंतर इसमें से कुछ नष्ट हो रहा है और कुछ नई चीजें बन रही हैं, उसी तरह से मनुष्य इस समूची धरती पर एक प्राणी के रूप में मौजूद है और यह एक मेटाबॉलिक ऑर्गेनिज्म है, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक यूनिटी है मेटाबॉलिक की तरह से, है ना। इसमें पूंजीवाद क्या करता है, मेटाबॉलिक रिफ्ट पैदा कर देता है, यानी मनुष्य जो कि प्रकृति का अंग है उससे अचानक वह प्रकृति से अलग कर देता है और प्रकृति को वह क्या बतलाने लगता है, जिसका पहले मैंने जिक्र किया कि प्रकृति को वह गंदा बतलाने लगता है ना। प्राकृतिक जो हवा है क्या है, उसमें प्रदूषण है, इसलिए आप क्या करिए, एसी से आने वाली हवा पर लीजिए, इसमें प्रदूषण नहीं रहेगा है। और अब तो आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मार्केट पैदा हो गया है एयर प्यूरिफायर्स का। पानी को प्रदूषित किया और फिर पानी को प्रदूषित करने, पहले तो प्रदूषित किया, फिर यह कि शुद्ध जल, तो शुद्ध जल के लिए फिर एक्वा प्यूरिफायर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट पैदा किया पूंजीवाद ने। एक तरफ उसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, प्राकृतिक चीजों को प्रदूषित किया, और दूसरी तरफ उस प्रदूषण से मुक्त चीजों को प्रदान करने का भी एक बाजार उसने पैदा किया अपने इसी चीज के जरिए कि प्राकृतिक चीजें गलत हैं और उनकी जगह पर हम ये चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि ये जो एक्वा प्यूरिफायर्स हैं वह धरती के भीतर पानी के प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बन गई हैं, क्योंकि वह लगभग समझ लीजिए कि 65% जल है ना, वो अलग करके और जिसको वो दूषित जल कहते हैं उसको वापस धरती में भेजता है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं जो कि माने ऐसे लगता है, हमको लगता है जैसे ये एयर प्यूरिफायर्स हैं। तो एयर प्यूरिफायर्स क्या करते हैं, एसी है, क्या करता है, बेसिकली वो ठंड पैदा नहीं करता है, वो गर्म हवा को बाहर फेंकता है और इस तरह से वो तापमान को बढ़ाने का एक बड़ा स्रोत हो जाता है। हमारे लिए वह तापमान को कम करता है, लेकिन बाहर के सामान्य टेम्परेचर को वह बढ़ा देता है। उसी तरह से जैसे यह जो वाटर प्यूरिफायर है, तो सामान्य तौर पर जल का प्रदूषण वो बढ़ा देता है और हमको वह एक जल प्रदान करता है जिस जल के पीने से पुनः हम एक तरह से बीमार हो जाते हैं। इस अर्थ में बीमार हो जाते हैं कि बहुत सारी चीजों को झेलने की हमारी क्षमता क्रमशः कमजोर होती चली जाती है। तो ये एक ऐसा तंत्र पूंजीवाद पैदा करता है जिसको पहचाना मार्क्सवादी लोगों ने कि मार्क्स के भीतर दरअसल क्या है कि पूंजीवाद की इस दृष्टि से आलोचना, इसका भी एक तत्व शामिल है। यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है। पूंजीवाद की जो उन्होंने आलोचना की है वह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही आलोचना की हुई नहीं है, बल्कि उस आलोचना का एक इकोलॉजिकल, एक पारिस्थितिकीय, एक पर्यावरणिक पहलू भी है। और इस नाते से वह पूंजीवाद को, जैसा हमने कहा, कि एक मेटाबॉलिक रिफ्ट का जिम्मेदार मानते हैं। कि कहने का मतलब यह कि समूची प्रकृति के भीतर, समूची प्रकृति के मेटाबॉलिक माने जो ऑर्गेनिक होल है ना, उससे मनुष्य को अलग कर देने के लिए वह जिम्मेदार है और इस तरह से उसे वह अन्य प्राणियों से अलगा देता है और धरती पर उसके लिए जीवन असंभव बना देता है। पूंजीवाद है, पूंजीवादी व्यवस्था, यह आलोचना पहचानना मार्क्स के भीतर, और खास करके उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस पर जो आप ध्यान देंगे तो उन्हीं पेरिस की पांडुलिपियों में यह दिखाई पड़ता है कि उन्होंने इस बात को कहा कि
सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ही होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए टिकाऊ मानव विकास। ऐसा मानव विकास नहीं जो आत्मघाती हो, बल्कि टिकाऊ, और उसका एक अनुवाद सतत भी किया जाता है। कहने का मतलब कि वह निरंतर विकासमान रह सके, ऐसा विकास, है ना, ऐसा विकास ही हमारा काम में होना चाहिए। यह एक उन्होंने आलोचना, जो पूंजीवाद की आलोचना की थी, उसके भीतर से यह पैदा होता है। और यह जो नए दौर का मार्क्सवाद है, तो हमने पहले आप लोगों से एक पिछले व्याख्यान में जिक्र किया, या हो सकता है थोड़ा और पहले के व्याख्यान में, कि अफ्रीका, तो हमारे लिए अफ्रीका एक तरह से अंधकार में डूबा हुआ लगता है। उसी तरह से कई बार हमारे दिमाग में जो लैटिन अमेरिका है, वह भी एक तरह से अंधकार में ही डूबा हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि यह जो लैटिन अमेरिका है, वहीं से जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे यूगो चावेज, तो उन्होंने इस बात को कहा, और उनका ही नारा था सोशलिज्म ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का समाजवाद। वो क्यों 21वीं सदी का समाजवाद कह रहे थे? क्योंकि उनका कहना था कि जो 20वीं सदी का समाजवाद था, वह पीछे छूट गया है। वह एक ऐसी संरचना था जिसके भीतर कोई न कोई खामी थी, जिसके कारण ही वह ध्वस्त हुआ। तो इसलिए, और कोई भी, जैसे पूंजीवाद भी है, आज के दौर में ये जो फांसीवादी प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, इनके भीतर भी आप ध्यान दीजिएगा, तो अपने अतीत से सीखते हैं। पूंजीवाद भी सीखता है, फांसीवाद भी सीखता है। उसी तरह से उनका कहना है कि समाजवाद को भी अपने फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स से सीखना चाहिए। तो 20वीं सदी में हमने जो समाजवाद बनाने की कोशिश की थी, वह 20वीं सदी का समाजवाद था। उसके साथ कोई खामी थे, जिसके कारण वह फेल हुआ, वह बिखरा, और इसलिए नए दौर में 21वीं सदी का समाजवाद बनेगा। तो 21वीं सदी के समाजवाद के साथ ही ये इको सोशलिज्म का भी तत्व शामिल है। और यह जो पहलू है मार्क्सवाद का, उसका विकास लैटिन अमेरिका में, विशेष रूप से वेनेजुएला में यूगो चावेज ने किया। लेकिन केवल यूगो चावेज का नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्यूबा के बारे में भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह की व्याख्या है। लेकिन आप लोग जानते हैं इस बात को कि क्यूबा अगर सोवियत संघ के पतन के बावजूद बना रह गया है, तो उसका कारण एक यह भी है कि उसका निर्माण उसी तरह से नहीं हुआ जिस तरह से सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। उसने एक भिन्न किस्म का अपने लिए ढांचा चुना था, और वह ढांचा केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि एक तरह का सामाजिक ऐसा गठन भी था, जो उस तरह का गठन नहीं था जैसा सोवियत संघ का था। और इसीलिए जनता की बड़े पैमाने पर भागीदारी बनाए रखी जा सकी लैटिन अमेरिकी देशों में। और इस अर्थ में उनका यह भी कहना है कि 20वीं सदी के समाजवाद में स्टेट पर ज्यादा जोर था, पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर था, उसके मुकाबले ये जो 21वीं सदी का समाजवाद होगा, उसमें समाज पर, और समाज के साथ जो सोशल कम्युनिटीज है ना, तो इन पर हम ज्यादा जोर देंगे। यानी आत्मनिर्भर किस्म के छोटे छोटे पॉकेट्स का निर्माण, और इस तरह से स्टेट केवल एक देश की केंद्रीय सत्ता के रूप में ही नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि जो निचले हिस्से हैं देशों के, वहां पर भी एक तरह की स्टेट पावर का निर्माण किया जाएगा, ताकि वे जो स्थानीय, और जान लीजिए इस बात को बहुतेरे लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि विज्ञान पढ़ के ही आप पर्यावरण के बारे में जानते हैं, है ना। बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं, उन्होंने अपनी सहज अनुभूति के बदौलत ऐसे ज्ञान हासिल किए हैं। इस बात का अमिताभ घोष ने भी जिक्र किया है कि पुराने जमाने में यह माना जाता था कि पानी के बहुत नजदीक मकान नहीं बनाना चाहिए, खास करके समुद्र के बहुत नजदीक
को स्थायी निर्माण नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि आधुनिक काल में जो नगर निर्माण हुआ तो उसने एक तरह से समंदर के किनारे, सबसे किनारे, आप देखिएगा मुंबई में सबसे महंगे फ्लैट्स वो हैं जो समुंदर के किनारे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जो सुनामी आया तो जो सरकारी अधिकारियों के क्वार्टर थे तो सबसे ऊंचे सरकारी अधिकारी का जो आवास था वो समंदर के सबसे करीब था, और इसीलिए जब सुनामी आई तो सबसे पहले उसी को क्षति पहुंची, और क्रमशः इसी तरह से जो लोग सबसे कम दर्जे के थे वो समंदर से सबसे दूर थे। तो एक प्राचीन किस्म का यह बोध था कि पानी के बहुत नजदीक बसावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति नियम से नहीं चलती है बल्कि एक हद तक उसमें एक अव्यवस्था का तत्व शामिल होता है। तो एक सहज बोध बहुत सारे समुदायों के भीतर मिलता है कि जो स्थानीय हालात हैं, स्थानीय जो जलवायु है, स्थानीय जो सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से जीवन को ढालना। तो इसलिए यह जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको अगर एम्पावर किया जाएगा, उन्हें फैसले लेने की स्वतंत्रता दी जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर वे ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो स्थानीय पर्यावरण की दृष्टि से और ज्यादा टिकाऊ किस्म के तंत्र का विकास कर सकें। तो कुल मिला जुला के मेरा जोर इस बात पर था कि कुछ कुछ जो समाजवाद के साथ आगामी किस्म का जो समाजवाद होगा, उस समाजवाद के साथ कौन से पहलू होंगे जो पर्यावरणिक रूप से अधिक अनुकूल हों, इसके कुछ सूत्र तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मूल बात यह है इको सोशलिज्म की धारणा में कि पूंजीवाद की आलोचना में जो पर्यावरणिक पहलू है उसकी प्रधानता को पहचानना, और उसकी प्रधानता को पहचानने के क्रम में बहुत सारे लोगों ने मार्क्स का, जो मैंने जैसे पहले ही आप लोगों को जिक्र किया कि जो नोटबुक्स थी, तो उन पर जब उन्होंने ध्यान दिया है और वह हाल के दिनों में मुक्त हुई हैं, पूरी दुनिया के विद्वान उसके छानबीन में लगे हुए हैं, और एक मेगा जो जर्मन जो बनेगा मार्क्स एंगेल्स संपूर्ण के प्रकाशन, तो उस जर्मन जो भाषा बनेगी, शब्दावली बनेगी, तो उसका संक्षेप है मेगा। तो इसके प्रकाशन की परियोजना में जो लोग शामिल हैं वो इन नोटबुकों का अध्ययन कर रहे हैं, और उन लोगों को यह पता लगा है कि मार्क्स अपनी कैपिटल के फर्स्ट वॉल्यूम को भी फिर से संशोधित करना चाहते थे, और आप जानते हैं कि वो अपने लेखन में लगातार संशोधन करते रहते थे, क्योंकि आखिरी दिनों में उन्होंने गंभीर वैज्ञानिक चिंतन और शोध और बहुत सारी पढ़ाई की थी, और फिर उसके आधार पर उनको लगा था कि पूंजी का एक हद तक पुनर्लेखन उनको करना चाहिए। तो यह अंतिम दिनों में जो वो शोध कर रहे थे उसमें विज्ञान और पर्यावरण और यहाँ तक कि सॉइल केमिस्ट्री ना, जमीन की जो रासायनिकी है, तो इसका भी बहुत गहराई से वो अध्ययन कर रहे थे। ये सब चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, और जैसे जैसे आगे शोध बढ़ रहा है वैसे वैसे इस बात पर जोर बढ़ रहा है कि मार्क्स की जो आलोचना थी पूंजीवाद की, उसमें पर्यावरणिक पहलू भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। तो एक तो यह बात, और दूसरी तरफ जो पर्यावरणवादी हैं उनके भीतर भी पूंजीवाद को ही पर्यावरण के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझने की चेतना पैदा हुई है। यह जो दोनों तरफ से प्रयास हो रहे हैं, इसने मिलकर के एक इको सोशलिज्म की नई धारणा को, नए तरह के चिंतन को जन्म दिया है, और यह बेहद लोकप्रिय हुआ है फिलहाल पश्चिमी देशों में। और पश्चिमी देशों में हम सब जानते हैं कि हाल के दिनों में खास करके नव उदारवाद के आने के बाद से आंदोलनों की बाढ़ आई हुई है।
नव उदारवाद ने एक तरफ से कह लीजिए कि जहां उसने फांसीवादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है पूरी दुनिया में, केवल यहीं की बात नहीं है, उसने अमेरिका में ट्रंप को जन्म दिया है, उसने कह लीजिए तुर्की में एर्दोगान को जन्म दिया है, उसने फिलीपाइंस में दुतेर्ते को जन्म दिया है, उसने ब्राजील में बोल्सोनारो को जन्म दिया है। तो पूरी दुनिया में एक तरह से हंगरी में जो शासक है, आप सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में उसने संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति पद अपने नाम जिंदगी भर के लिए आरक्षित करा दिया। तो इस तरह की प्रवृत्तियां, फांसीवादी प्रवृत्तियां पूरी दुनिया में एक तरफ दिखाई पड़ रहा है कि पैदा हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वह यह कि कोई भी दिन पिछले 30 सालों में ऐसा नहीं गुजरा है जब दुनिया में कहीं न कहीं लोग सड़क पर न रहे हों, खास करके इस तिगड्डे के खिलाफ। ये जो IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक का तिगड्डा है, तो इसका पूरी दुनिया में जिस तरह से शासन चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे देशों के जो निर्वाचित सरकारें हैं वो कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं, वो वहीं से उनका बांह ऐंठ करके उनको अपने मनोनुकूल फैसले, विश्व पूंजी जिस तरह से पूरी दुनिया में एक तरह से राज कर रही है, तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन, और यह जो विश्व पूंजी है, पहले ही मैंने इस बात को कहा कि वह पूंजीवाद के क्रांतिकारी विरासत की वाहक नहीं है, बल्कि वह सामंतवाद की तरफ वापसी की प्रवृत्ति को लेकर के पैदा हुई है। तो इसके खिलाफ पूरी दुनिया में पिछले 30 सालों में शायद ही कोई दिन गया होगा जब कहीं न कहीं दुनिया के लोग सड़क पर न आए हों। तो ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र के पक्ष में एक बहुत बड़े पैमाने का जो जनजागरण हुआ है, उसके भीतर एक यह जो चीज है, माने मार्क्स के पूंजीवाद की आलोचना के भीतर पर्यावरणिक पहलू की पहचान, इसको लोग रेखांकित कर रहे हैं, और इसके कारण वो ये भी समझ पा रहे हैं कि दरअसल जो पूंजीवाद है, इसने धरती के साथ मनुष्य के संपर्क का नाश कर दिया है। कोई भी चीज आज की तारीख में आपको प्राकृतिक रूप में नहीं प्राप्त होती है। जल आपको मिल रहा है एक्वा गार्ड के जरिए, एक्वा प्यूरिफायर के जरिए, हवा मिल रही है एयर प्यूरिफायर्स के जरिए या AC के जरिए। आपको सच्चाई तक जो यथार्थ है वह भी मीडिएटेड मिल रहा है, मीडिया के जरिए आया हुआ मिल रहा है। वास्तविक चीजों से संपर्क मनुष्य का एक तरह से कट गया है, और इसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी पूंजीवाद की है। ये बहुत सारे लोग इस नए दौर में पहचान रहे हैं, और यह पूंजीवाद मूलतः मनुष्य को धरती के साथ उसका संपर्क तोड़ देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और इसलिए न सिर्फ वह धरती के लिए विनाशकारी है, बल्कि मनुष्य के लिए, मानव प्रजाति के लिए भी वह बड़े पैमाने पर विनाशकारी है। और उसका सबसे क्रूर रूप युद्धों में दिखाई पड़ता है, और केवल युद्धों में नहीं, आप जानते हैं कि यह जो क्लाइमेट संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके कारण जो इतने बड़े पैमाने पर महामारियां पैदा हो रही हैं, समुद्र की सतह जिस तरह से उठ रही है, और इसके कारण पूरी दुनिया में कामगारों का सबसे बड़ा समुदाय एक देश से सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है, वह है बांग्लादेश, है ना। हम सब लोग कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इस बात को लोग रेखांकित कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में और उसके इर्द गिर्द आप समझ लीजिए कि पश्चिमी देशों में दक्षिणपंथी प्रवृत्तियों का पैदा होना, यह नाम लेते हुए कि ये लोग यहाँ के लोकल संसाधनों का और हमारे संसाधनों का बेवजह का दोहन कर रहे हैं, हम पर बोझ बने हुए हैं। तो दरअसल उन्हीं ने
उनके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं जिनके कारण उनको अपने घरों को छोड़ देना पड़ रहा है और वो नई जगह पर जाकर के स्थापित हो रहे हैं। विस्थापित आज की दुनिया में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा मुल्क है। अगर आप मनुष्यों के आधार पर देखेंगे तो 6वां सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का इस समय विस्थापितों का मुल्क है। यह जो विस्थापित मनुष्य हैं, यानी जिन्होंने अपनी जगहें छोड़ दी हैं और दूसरी जगहों पर अभी पहुंचे नहीं हैं, तो जड़ से उखड़े हुए इन लोगों की आबादी अभी दुनिया के सबसे बड़े 6वें देश की आबादी के बराबर है। और इसने और इसका बड़ा कारण पूंजीवाद है, जिसने लोगों के रहने लायक जगहों को नष्ट कर दिया है और पूरी धरती पर उनके रहने की जो सुविधाएं हैं उनको नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यह जो पूंजीवाद का मानव विरोधी चरित्र है, इसे अन्य पहलुओं से तो मार्क्स ने पहचाना ही था, लेकिन इस नए दौर में इस बात पर जोर दिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि पर्यावरणिक पहलू से मार्क्स ने इसको कितना समझने की कोशिश की थी। और उसी आधार पर फिर यह होगा कि जैसे पूंजीवाद की आलोचना से समाजवाद का जन्म होता है, उसी तरह से पूंजीवाद की पर्यावरणिक आलोचना से ही समाजवाद का पर्यावरणिक पहलू भी पैदा होगा। इस आशा के साथ बहुत सारे लोगों ने इको सोशलिज्म नाम की इस विचारधारा का समर्थन किया है और उसके पीछे गोलबंद हुए हैं और निरंतर उसके बारे में शोध और लेखन चल रहा है। आप सबने पिछले 5 व्याख्यानों को, जिनके बारे में मैंने कहा ही आपसे कि कई बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि आप लोगों को जितनी बातें पता हैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं बता पा रहा हूं, उनको आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। आप सब ने इसके लिए मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक सवालों की बात है, तो हम सब पहले ही मैंने कहा कि एक निरंतर संवाद में हमें रहना होगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये सवाल एक दिन में हल होने वाले नहीं है। तो वह जो संवाद है उसके लिए आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर ही दिया है प्रभाकरन जी ने। मेरी ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप है, और कभी भी मुझे भी बहुत खुशी होगी कि उन सवालों पर फिर से और बातचीत करें। आज ही उनका समाधान हो जाएगा इसकी न मुझे उम्मीद है, और तत्काल समाधान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें जीवन भर चलते रहने देना चाहिए ताकि नए नए रास्ते खुल सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके अजीता जी हमको दिखाई पड़ रही हैं, प्रभाकरन जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इसके लिए, तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया रहा। क्या फिर भी कुछ सवाल हैं क्या? नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि मैंने अपने लेनिनवाद की भी चर्चा की है। अध्ययनों के पश्चात मेरा विचार यह है कि मार्क्सवादी दर्शन का, एक सेकंड मुझे पढ़ लेने दीजिए। विचार मार्क्सवादी दर्शन का प्रवाह व्यावहारिक स्तर पर जहां अवरुद्ध होता है, लेनिन प्रवाह के उस मार्ग को खोलकर विचारधारा को आगे प्रवाहित कर दे। ऐसा करने में नवीन सिद्धांतों का सर्जन, लेकिन कुछ विद्वानों के साथ लेनिन के संशोधनों के कारण मार्क्सवाद का स्वरूप विकृत मार्क्सवाद। इस पर आपका विचार क्या है? इस पर मेरा विचार यह है दोस्तों कि जो इन्होंने लिखा है वही सच है। वह यह कि लेनिन ने मार्क्सवाद का विकास किया था, ये सच बात है। लेकिन यह भी सच बात है कि एक हद तक, जिसका मैंने जिक्र किया, कि जो समाजवाद का ढांचा उन्होंने समझा उसके भीतर कहीं न कहीं यह बात शामिल थी कि जिसको उन्होंने सूत्र के रूप में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस सोवियत पावर। और सोवियत पावर के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं कि पहले सोवियतें जनता की स्वाभाविक सत्ताएं थीं, और बाद के दिनों में जो सत्ता थी
जो वास्तविक सत्ता थी वह मजबूत होती चली गई और सोवियतों की भागीदारी क्रमशः कम होती चली गई। तो इस तरह से ये एक और ये विचारणीय सवाल है कि दरअसल जो रूस का वह एक्सपेरिमेंट था, तो दरअसल वह क्यों भारा पड़ा? क्या उसका कारण केवल और केवल बाहरी शक्तियां थीं? हम समझते हैं कि अगर हम ऐसा मानते हैं तो यह स्वयं मार्क्सवाद विरोधी बात होगी, क्योंकि मार्क्स का खुद ही यह कहना था कि कोई भी परिवर्तन बाहरी और भीतरी दोनों कारणों के मेल से होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी बात को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि वह एक एक्सपेरिमेंट था और आगामी दिनों में समाजवाद का हमें निर्माण करना है, तो उस एक्सपेरिमेंट से भी हमें सीखना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने उसका विकास किया, लेकिन यह भी सही बात है कि वह भी इतिहास बद्ध थे। ऐसा नहीं था कि इतिहास से पूरी तरह से मुक्त थे, मतलब अपने समय की जो सीमाएं थीं न, उन सीमाओं के भीतर वह भी थे। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा ही कि स्वयं मार्क्सवाद भी अनेक तरह की ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ ही आगे बढ़ा है। तो इस पर हमारा विचार यही है। लगता है कि संवाद समाप्त हो चुका है। आगे औपचारिक धन्यवाद अदा करने के लिए हमारे हरित साहित्य अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉक्टर प्रभाकरन हेब्बार इल्लत को सादर आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। गत 3 दिनों से हम मार्क्सवादी चिंतन के विविध आयामों पर गोता लगाते आ रहे हैं। असल में मेरे मन में ये फिक्र बरकरार है कि आपके प्रति हम कैसे, किस भाषा में, किस प्रकार दिल भरा एहसान प्रकट करें। हम लगातार आपके 5 व्याख्यान सुन चुके हैं और अभिभूत हो चुके हैं सर। मार्क्सवाद के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर आपने सविस्तार प्रकाश डाला है। मुख्य रूप से पूंजीवाद क्या है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, पूंजी, उत्पादन और उपभोग, प्रकृति, अंतर प्रकृति पर मार्क्स, पर्यावरणीय मार्क्सवाद और पर्यावरणीय समाजशास्त्र आदि विषयों पर आपने अपनी बातें रखी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आप उसकी परिघटना को समझने में आपके शब्द बिल्कुल हमारे लिए मददगार रहे हैं। आपने अपने पहले व्याख्यान में कहा है कि किस प्रकार अति उत्पादन, अतिरिक्त उत्पादन जीवन के विविध आयामों को प्रभावित करता है, तथा किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था के निर्माण में सामंतवादी व्यवस्था कारक रही है। सत्ता पर अपना कब्जा कायम करने के लिए किस रूप में पूंजीवादी व्यवस्था अपने को परिवर्तित कर रही है, और इस मशक्कत में जिन मूल्यों को पूंजीवाद अपने चिकने रूप में प्रस्तुत करता है, हमारे सामने खुल गया है। लेकिन आपने ही अपनी भीतर के अंदर विरोध से समय समय पर युद्ध, आतंक, प्रकृति, मानव का शोषण, हिंसा, व्यवस्थागत परिवर्तन आदि के जरिए पूंजीवाद अपना घिनौना रूप इतिहास में पेश करता आ रहा है। इसकी अगली कड़ी में पूंजीवाद के विश्वव्यापी स्वरूप को आपने हमारे मनुष्य के विश्वव्यापी स्वरूप से आपने हमें आगाह किया है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद विषय पर चर्चा करते हुए आपने अकूत लाभ की पिपासा को मुकम्मल करने के लिए वैचारिक धरातल पर किस प्रकार पूंजीवाद हस्तक्षेप करता है, सर, आपकी वाणी से हम समझ चुके हैं। अपना रास्ता साफ करने के लिए पूंजीवाद खुले खुले यह सिद्ध करता है कि प्रतियोगिता, व्यक्तिवाद, स्वार्थता और मानव आदि मानव के नैसर्गिक मूल्य हैं। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों का प्रसार कर अपने अनुकूल जनसामान्य को परिवर्तित करना पूंजीवाद का प्रबल मंशा रहा है। इस लक्ष्य को साधने के लिए अपने कलेवर में पूंजीवाद ने राष्ट्रवाद की संकीर्ण परिकल्पना को भी विकसित की है। अपनी कूटनीति को लागू करने हेतु यहाँ तक कि अपने उपनिवेश की खेती, संस्कृति आदि में भी तब्दीली करने में पूंजीवाद सफल रहा है। अफीम की खेती, नील की खेती का इतिहास इसके प्रमाण है। आपने ये भी कहा है कि भारतीय समाज को कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तित करने में पूंजीवाद की साजिश रही है।
अन्यथा शिल्पकला, वास्तुकला तथा व्यापार आदि के क्षेत्रों में भारत जरूर आगे बढ़ता। अपनी रणनीति के विस्तार में वर्गाश्रित समाज को बनाए रखने का सूत्र पूंजीवाद हमेशा अपने पास रखता है। बाहरी तौर पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र इत्यादि की चकाचौंध फैलाई जाती है, लेकिन उसके भीतर क्रेता और विक्रेता के बीच के अंतर्विरोध पसरते जा रहे हैं। शोषण की भीषणता यहाँ तक है कि मजदूर बाजार का माल तैयार करता है, उसकी खरीद वो स्वयं नहीं कर पाता है। सच में बहुतायत लोगों को बाजार में स्वतंत्रता एक सपना मात्र है। आज के व्याख्यान में भी प्रकृति और मानव की अंतर प्रकृति पर विचार करते हुए आपने निचोड़ के रूप में कहा है, पूंजीवाद मानव के कर्तृत्व को हड़प लेता है। जरूरत को गैर जरूरत और गैर जरूरत को जरूरत सिद्ध करते हुए पूंजीवाद अपने शोषण के सफर को आगे बढ़ाता है। हम इससे वाकिफ है कि प्रकृति और अंतर प्रकृति के बीच के रहस्यमय आवरण को मार्क्सवाद उत्साहित करता है और सामाजिक परिश्रम से और उससे प्राप्त आत्मतुष्टि से पूंजीवाद मानव को किस बांधी वंचित कर अमानवीकृत कर देता है, आपने बली भांति समझाया। धन्यवाद सर। अंतिम व्याख्यान पर्यावरणीय मार्क्सवाद और पर्यावरणीय समाजशास्त्र विषय पर केंद्रित रहा है। विषय के दोनों आयामों को आपने सविस्तार खोलकर अपने समूचे व्याख्यान के माध्यम से बिना बताए यह बता दिया है कि कार्ल मार्क्स हमें किसके लिए चाहिए, मुक्ति के संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मार्क्स हमें क्यों चाहिए। कुसाट का हरित साहित्य अध्ययन केंद्र और हिंदी विभाग पूंजीवाद के राक्षसी स्वरूप को सामने रखने के उद्देश्य से 20 व्याख्यानों की बड़ी श्रृंखला आयोजित कर रहा है। बेहद खुशी की बात है कि आपको सुनने का, आपके सहयोग और सहकार प्राप्त करने का अवसर हमें मिला है। इसके लिए केवल औपचारिकतावश आपके प्रति मैं अपनी ओर से, हरित अध्ययन केंद्र की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से, कुसाट की ओर से, समस्त प्रतिभागियों की ओर से मैं सप्रेम सादर धन्यवाद अदा कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि हमारा धन्यवाद आपके साथ जरूर रहेगा। आगामी दिनों में भी हम आपके अकादमिक सहयोग की प्रार्थना करते हुए एक बार फिर सबको दिल भरा धन्यवाद मैं समर्पित करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जब कभी भी आगे आप लोग आदेश देंगे मैं हाजिर रहूंगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। बात करते हैं सर विस्तार से। ओके, शुक्रिया सर। ओके, धन्यवाद सर।